उसके बाद उसके फीचर्स क्या है ये भी समझा था हमने। फिर हमने एग्रीमेंट पे लास्ट क्लास में जो सबसे हमारा मेन पॉइंट था वो एग्रीमेंट था कि एग्रीमेंट ओरल होना चाहिए या रिटेन होना चाहिए। तो अगर बात किया जाए सजेशन के लिए कि बेस्ट क्या होगा हमारे लिए, कि हमारे लिए बेस्ट क्या होगा, तो हमारे लिए रिटेन ही होना चाहिए। कानून भी ये सजेस्ट करता है ताकि आगे आने वाले समय में आप जो भी पार्टनर्स हैं आप लोगों के बीच में कोई दिक्कत ना हो। बट आपके ऊपर कोई ये कंपल्सन नहीं है कि नहीं एग्रीमेंट आपका क्या होना चाहिए, रिटेन ही होना चाहिए। ओरल या रिटेन दोनों में से आप कोई भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब क्लियर ना? चलिए आज हम बात करेंगे एक LLP के बारे में। एक बात करेंगे हम LLP के बारे में। LLP कहने का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी हम क्या बात कर रहे हैं? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए क्या हुआ, पार्टनरशिप कहां से, सबसे पहले क्या था हमारे पास? प्रोप्राइटरशिप था जहां पे नंबर ऑफ पार्टनर एक था, उसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, तो वो खुद ही खुद के लिए जिम्मेवार होता था। थोड़ा सा क्या हुआ कि बिजनेस जब आगे एक्सपेंड किया तो हमने पार्टनरशिप को क्रिएट किया। फिर हमने सोचा कि भाई इसमें क्या हुआ कि पार्टनरशिप में कुछ मतलब लूप होल्स कह लीजिए, वीकनेस कह लीजिए, इस टाइप के थे जिसके कारण लोग पार्टनरशिप में आने से डरता है। बहुत पहले से पार्टनरशिप चला रहा है, इवन इसके लिए तो सेपरेट कानून बनाया गया था 1932 से। उस समय का ये कॉन्सेप्ट कंटिन्यू चला आ रहा है। बढ़ते बढ़ते ऐसा सोचा गया कि क्यों ना एक काम करते हैं कि पार्टनरशिप में जो कमियां हैं उसको हटा के और एक नए पार्टनरशिप टाइप का ही बिजनेस हम क्या करें, रखें, जिसमें लोग इजीली क्या करें, अगर बाहर के लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं किसी के साथ तो आसानी से वो जुड़ सके। पार्टनरशिप का जो सबसे खतरनाक जो चीज था वो था अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड ऑफ पार्टनर लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको पढ़ाया था मैंने, यानी कि जितने भी पार्टनर होंगे उन सभी का लायबिलिटी क्या होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग अनलिमिटेड होगा। ये था। दिक्कत क्या होता था कि जैसे कि किसी भी एक पार्टनर की गलती का हर्जाना सभी पार्टनर को भुगतना पड़ता, लोग इससे बहुत ज्यादा डरते थे कि एक बार गलती हो गई तो अब तो भुगतना है भाई, अब रिटायरमेंट ले लेंगे उसके बाद की एक्टिविटी के लिए हम जिम्मेवार नहीं होंगे, लेकिन उससे पहले तो होंगे ना भाई। तो इसको खत्म करके क्या किया गया, इस पे विचार किया गया और एक नया पार्टनरशिप लाया गया, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए एक स्पेशल एक्ट का भी एक स्पेशल एक्ट आया। वो एक्ट कब आया? 2008 कि भाई हम क्या करेंगे, सारा का सारा फीचर हमारा पार्टनरशिप का ही रहेगा। मतलब जस्ट लाइक पार्टनरशिप, जैसे वही है ना प्योर साइंस एंड सिंपल साइंस, उसी टाइप का ये भी पार्टनरशिप के जैसा होगा। यहां भी क्या होगा, मिनिमम कितने पार्टनर्स होंगे? 2। वहां भी मिनिमम 2 पार्टनर्स थे। यहां भी पार्टनर्स के कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल ही कहा जाएगा, वहां भी कैपिटल। यहां पे क्या था, देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ जाइएगा। एक तो है हमारे पास क्या, पार्टनरशिप, और दूसरा है हमारे पास LLP। दोनों में अंतर क्या है, तो कुछ पॉइंट्स है जिसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई इसमें लायबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या होता है भाई, अनलिमिटेड। और यहां पे क्या है भाई, नाम ही है क्या भाई, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर? दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50, और इसमें ये हो जाता है अनलिमिटेड। अब ये क्यों सर, आप कल ही तो आप बताए थे कि सर कंपनीज रूल जो आया हुआ है एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में बात किया कि जहां भी एसोसिएशन बनेगा वहां पे मोर देन 50 में अगर हम जाएंगे तो वो इलीगल हो जाएगा।
और फिर आप यहाँ पे कह रहे हैं सर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मीन्स कितना भी हो सकता है, तो ऐसा क्यों? देखिए वहां पे क्या है कि जहां पे लिमिटेशंस ये जो 50 का है ना, वो वहां पे लगाया गया है जहां पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो पार्टनरशिप में क्या कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है? मैंने क्या बोला था, अभी बात करो दोस्तों से, अभी बिजनेस स्टार्ट करो, आपका अभी का अभी पार्टनरशिप शुरू हो जाएगा। तो यहां पे क्या था, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, कोई रजिस्ट्रेशन कहीं करवाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों से आपने बात किया, जब चाहा जब से चाहा बिजनेस स्टार्ट, कानून तो यही कहता है ना, जैसे आप खुश रहो, बस यही जानते हैं, इलीगल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे जब आइएगा तो चूंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी यहां पे लिमिटेड कर दी गई है। अब मान के चलिए ए बी सी, अगर ये लोग अपनी मर्जी से एक नॉर्मल पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो भाई कोई भी बिजनेस कर रहा है तो पक्का है कि उसका संबंध बाहर के लोगों से होगा, लाइक सप्लायर से या और भी लोगों से जो भी लेन देन हुआ होगा। तो उस लेन देन के लिए चूंकि ये लोग ही एक्टिविटी सारा का सारा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनका अनलिमिटेड है, तो कानून भी इन पे ज्यादा नजर नहीं रखती है कि भाई चलो सारा तो भर जाना, हर जाना तुम्हें ही करना है, तो मैं क्यों आप पे ज्यादा। लेकिन जब लिमिटेड की बात है, जब तीन ही पार्टनर थे, तीनों ने अपने लायबिलिटी को अपने कैपिटल तक क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया। मान के चलिए इसने अपना कैपिटल लगा दिया 1 लाख, ये लगा दिया 1.2 लाख, ये लगा दिया 1.25, यानी कि मैक्स टू मैक्स कितना तक जा सकते हैं, 3,45,000 तक। टोटल लायबिलिटी है तो इतना ही बियर करेंगे ना लॉस के केस में। मान के चलिए कल को अगर पार्टनरशिप बंद होने जाए या लॉस हो जाए तो ज्यादा, लेकिन इस बार मान के चलिए हमारे पास 5 लाख का लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया टोटल पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप हमारा बंद हो रहा है, तो ये लोग कितना तक करेंगे, 3,45,000 तक। बाकी 1,55,000 का कौन देखेगा? ये लोग तो आसानी से कह के निकल लेंगे कि नहीं हमने तो एलएलपी किया है भाई, हमने एलएलपी किया, और एलएलपी में जितना कैपिटल है हम अपने कैपिटल तक अपने लायबिलिटी को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो फिर तो बाहर के लोग जो इनके साथ बिजनेस कर रहे थे मूर्ख है। कानून इसीलिए तो बनाया जाता है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को धोखा ना दे, किसी के साथ फ्रॉड ना हो। तो इसीलिए कानून में ये रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड है भाई, तुम जैसा करोगे वैसा भरना भी तुम्ही को, तुम्हारे बदले कोई आने वाला यहां पे नहीं है। लेकिन यहां पे क्या है भाई, आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, यानी कानून कहता है कि यदि आप एलएलपी में जाना चाहते हैं तो आप हमारे पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, मतलब आप अपनी आइडेंटिटी हमारे नजरों में रखिए, ताकि हम आपके ऊपर नजर रख सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मिनिमम कॉस्ट पे बहुत ही ज्यादा, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं और वो बेनिफिट जिस पे आपका कोई हक नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बाहर के लोगों के साथ आप धोखा कर रहे हैं। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, और रजिस्ट्रेशन कहने का मतलब कि अब इनका सारा का सारा डिटेल किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा। तो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन पूरा का पूरा इनके ऊपर अप्लाई होगा। कौन सा एक्ट रहेगा इनके ऊपर, 2008। यहां पे क्या है, चूंकि गवर्नमेंट के नजर में कोई आइडेंटिटी ही नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब मान के चलिए आप बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट है, लेकिन बीएसईबी या सीबीएसई या जो भी बोर्ड है उसमें किसी में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्या वो बोर्ड वाले जानते हैं क्या कि आप कितने इंटेलिजेंट हो? क्या आप एग्जाम में बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि आप उनके नजर में आप एकदम से जीरो है, आप कुछ है ही नहीं, आपकी आइडेंटिटी। वैसे ही पार्टनरशिप का चूंकि रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसका कानून के नजर में कोई जरूरी नहीं है, कोई भी इनकी आइडेंटिटी नहीं है, तो कानून भी इनके ऊपर कोई खासा अपना दबाव नहीं रखती है। लेकिन यहां पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी जाके अपने आप को आप एलएलपी बन पाइएगा। ये रजिस्ट्रेशन जहां पे करवाया जाता है उनको क्या कहा जाता है, रजिस्ट्रार। ये कौन है, ये रजिस्ट्रार होते हैं। रजिस्ट्रार मतलब जो रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब देखिएगा, चूंकि यहां पे रजिस्ट्रेशन ही रिक्वायर्ड नहीं है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी सबमिट करने का जरूरत है क्या, किसी गवर्नमेंट के पास, किसी मतलब किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में? इनको तो कोई जानता ही नहीं है कि नहीं?
सबमिशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन ये आपसे समय समय पे क्या करेगा, लेकिन ये आपसे समय समय पे बुक्स ऑफ अकाउंट मांगेगा। क्यों मांगेगा बुक्स ऑफ अकाउंट? क्योंकि भाई आपका सिचुएशन क्या है, आपका बिजनेस का सिचुएशन क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आपके बिजनेस का सिचुएशन बहुत खराब है और आप बाहर के लोगों से कंटिन्यू आप कर्ज लेते जा रहे हैं। मतलब ये सॉल्वेंसी की अगले 1 साल तक आप सॉल्वेंट रहने वाले हैं कि नहीं है, यानी कि आप अपने डेप्ट को पेड करने के लिए, पेमेंट करने के लिए क्या आप एबल हैं कि नहीं है। इन चीजों के लिए यहां पे सबमिशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिक्वायर्ड फॉर सॉल्वेंसी, कि आप सॉल्वेंट होने वाले अगले 1 साल तक। ऐसा तो नहीं कि सॉल्वेंट नहीं रहिएगा, हो सकता है कि आप हर साल करना पड़ेगा ये आपको, हाँ वहां पे आपको करना पड़ेगा। तो जानते हैं ये क्या होता है कि ये जनरली हो गया आपको, ये पार्टनरशिप है तो ये पार्टनरशिप ओरिजिनल यही है, ओरिजिनल पार्टनरशिप यही है। ये नाम का सिर्फ एलएलपी हो जाता है, ये सिर्फ नाम का एलएलपी हो जाता है। ये जस्ट लाइक ये क्या हो गया हमारा, जस्ट लाइक कंपनी, हाँ जस्ट लाइक कंपनी, नॉट प्योर कंपनी, क्योंकि कंपनी में भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। पब्लिक कंपनी में जाइए तो अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। कंपनी को भी क्या करना पड़ेगा, अपना सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट हर साल आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। इनको भी अपना क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो इट्स जस्ट लाइक, तो ये चीजें आपसे पूछेगा भाई एलएलपी क्या है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ न्यू क्या है, जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप, बट इन एलएलपी नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी अनलिमिटेड पार्टनर्स, बट लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड। रजिस्ट्रे हाँ ये मॉडिफाइड हो गया, ऐसा नहीं है मॉडिफाइड हो गया तो भाई हम पुराने वाले पार्टनरशिप को भूल गए। हाँ जनरली यही करता है, क्योंकि देखिए बिजनेस करने वाले चाहते हैं ना कि जितना कम से कम डॉक्यूमेंटेशन करना पड़े, जितना कम से कम डॉक्यूमेंटेशन करना पड़े। यहाँ पे क्या है कि आपको एकदम से कानून के नजर में रहना है, कानून जो बोलेगा, ये एलएलपी एक्ट जो बोलेगा वो करना है। ये यहाँ इसका एक्ट क्या कहता है, जो करना है करो, बस लीगल नहीं होना चाहिए। तो आप भी किसके साथ रहना चाहोगे? आप मेरे क्लास में कैसे खड़ूस टीचर आ जाए कि डायरेक्ट जो बोले हाँ इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना, ऐसे करो ऐसे, आप क्या करोगे? कल इरिटेट होगे, कल को छोड़ देगा क्लास। यही होता है ना। तो अक्सर लोग यही चाहते हैं, हाँ लेकिन लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लेते आज की डेट में, रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन सेफ्टी पर्पस से लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा रजिस्ट्रेशन करवाने के सर फिर वैसे आपके सिलेबस में ये नहीं है, बट मैं आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रहा हूँ। मान के चलिए कहीं पे आप गए, कोई आपसे सजेशन मांग लिया कि अच्छा पढ़ते हो तो बताओ पार्टनरशिप ठीक रहेगा, बोलेगा हाँ, तो पूछेगा लोग कैसे शुरू करना है तो बता देना। शुरू क्या करना है, जब जागो तभी सवेरा, बातचीत कर लो, कहानी शुरू कर दो। तो इतना तो समझा सकते हैं, लेकिन वो पूछेगा। कुछ लोग तो कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आप बोलिएगा नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा तो आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे। स्पेशल बेनिफिट्स लाइक, हाँ आप क्या कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। जैसे कि आपके साथ यदि कोई बाहर का पर्सन, कोई भी बाहरी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके खिलाफ, आपके पार्टनरशिप के साथ कोई फ्रॉड कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन और कानून के नजर में है जिंदा। अगर आप कानून के नजर में जिंदा नहीं है तो आपका हक ही नहीं है। तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपके साथ कोई कितना भी बड़ा फ्रॉड करके चला जाएगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरा,
आप मेंबर्स के ऊपर भी कर सकते हैं। मेंबर्स भी इसलिए चाहते हैं कि मेंबर्स भी, सॉरी मतलब पार्टनर के ऊपर भी ये केस कर सकता है। पार्टनरशिप फॉर्म के तहत कोई पार्टनर अगर गलत कर रहा है तो बाकी पार्टनर मिलकर कर सकता है कि नहीं। अगर पार्टनर के साथ ठीक वही अगेंस्ट भी हो सकता है। लोग अक्सर आपके साथ डील कब करेंगे, आप कहीं जाइए किसी दूसरे शहर में, आपका घर का अता पता कोई नहीं जानता, आप कहां से आए हो, क्या करते हो, क्वालिफिकेशन क्या, आपके बारे में कोई डिटेल नहीं। आप किसी से हेल्प मांगने जाओ, मॉनेटरी हेल्प या कोई भी चीज का ट्रांजेक्शन करने, किसी को गारंटी दीजिए, वो एक्सेप्ट करेगा? वो क्या बोलेगा, अरे 5,000 6,000 का रूम लेके रह रहे हैं यहाँ पे, कब यहां से निकल जाएगा कौन जानता है। तो कोई भी आपको हेल्प करने वाला नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी ही नहीं है उसके पास, है कि नहीं। तो अक्सर इससे लोग कतराते हैं, पार्टनरशिप, किसी भी पार्टनरशिप से जो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसके साथ लोग बिजनेस डील करने में कतराते हैं कि कल को अगर ये पार्टनरशिप अगर उनके साथ फ्रॉड भी कर दे तो उनके पास कुछ है ही नहीं। वो जाएंगे कानून के नजर में कि भाई ये पार्टनरशिप फॉर्म ये हमारे साथ गलत किया है, कानून बोलेगा हम तो जानते नहीं इसको। आपको डील करने से पहले नॉलेज होना चाहिए था। तो आप कहिएगा सर हमें नहीं पता था कि ये रजिस्ट्रेशन, तो फिर ये कानून में कहा गया है कि आप कानून के नजरों से ये कह के नहीं बच सकते हैं कि मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे कानून की, क्योंकि कुछ बेसिक लॉ है आपके अपने राइट्स, आपके अपने ड्यूटीज, जो किसी भी देश के अंदर आप रह रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए किसी को पता नहीं होता है तो वो तो अब हर फर्म ऐसा तो नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हो। तो आप डील करने जाए तो पहले पूछिए ना रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। आप बिजनेस डील करने जा रहे हो जहां पे आपको पता है कि बिजनेस डील कोई भी होता है वो किसी न किसी कानून से संबंधित ही होता है। लाइक बिजनेस डील में आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, कल ही चर्चा किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट किसी ना किसी पर्सन या किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ करोगे। अब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहे हो जो एक्चुअल में फैक्टिशियस है, आपके नजर में वो जिंदा है लेकिन एक्चुअल में कानून के नजर में है ही नहीं। तो जिसके नजर में जिंदा है उससे आप हेल्प लीजिए, जो उसको जानते नहीं हो क्या हेल्प करेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन करवाने से आपके बिजनेस बेनिफिट्स, आपके बिजनेस डील बढ़ जाते हैं और प्लस आपके पास कुछ अलग स्पेशल राइट्स मिल जाते हैं जो कि नॉन रजिस्ट्रेशन वाले पार्टनरशिप फॉर्म को नहीं मिलता। तो ये मैं इसलिए आपको बताया सिलेबस से हटके कि आगे चल के आपको कभी कोई आपसे सजेशन मांगे तो आप दे सकते हैं। बाकी उससे बोलिएगा 12th के लेवल में इतना ही पता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक बेनिफिट होता है कि जो मेंबर्स होते हैं ना वो पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर केस कर सकते हैं। तो अगर ऐसा तो फिर ये जानबूझ के भी किया जा सकता है ना? किस चीज का? देखिए मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन डजंट मीन कि इनको सेपरेट लीगल एंटिटी घोषित कर देता है कानून। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब समझते हैं? जैसे आप हम इंसान है ना, आप हम इंसान है, इसका मतलब ये नहीं है कि रजिस्ट्रेशन हो गया तो ये भी एक हमारे जैसा ही दिखेगा, हमारे जैसा ही कानून नहीं। मतलब अगर कोई पार्टनर इस पार्टनरशिप के ऊपर केस कर रहा है मतलब बाकी पार्टनर्स के ऊपर वो केस कर रहा है। समझ में आया? ना कि किसी पार्टनरशिप पे केस कर रहा है। तो मानिए जब सारे पार्टनर जानबूझ के फ्रॉड करेंगे तो अपने आप पे ही तो केस करेंगे ना। एक पार्टनर हाँ तो बाकी लोग गलत कर रहे हैं तो उस पर केस करे। क्यों गलत होगा? वो उसके साथ रह रहा है, उसके साथ यदि कोई फ्रॉड कर रहा है तो आप भी तो क्या करिएगा? आपका दोस्त आपके साथ कोई फ्रॉड अगर कर देगा कल को आप करिएगा केस। कानून तो यही कहता है। तो फ्रॉड दोनों किया तो दोनों तो एक दूसरे के ऊपर करेगा, वो थोड़ी ना छोड़ देगा। ये क्यों सोच रही है, एक तरफ से क्यों देख रही है? होगा क्या? तो फिर आप फ्रॉड मत करो। इसीलिए तो लोग फ्रॉड नहीं करते हैं कि यार हम कुछ गलत करेंगे तो ये हम पे केस कर देगा, वो गलत करेगा तो हम उस पे। इससे क्या होता है कि हम कानून के नजरों से, मतलब कानून से हम डरते हैं और इसके लिए कोई गलत काम नहीं करते हैं। इसीलिए तो रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? पक्का? तो एक तो ये चीज हो गया। दूसरा, मैंने कल आपसे बात किया हुआ था किस चीज के बारे में? एग्रीमेंट के बात किया था। क्या क्या बताया था? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। एक क्या होता है हमारा ओरल,
और दूसरा हमारा क्या होता है, रिटन। यही होता है ना। तो ओरल क्या होता है भाई, हमने बातचीत किया, कहानी खत्म, वहां से बिजनेस स्टार्ट किया। अब हमें बस ये जो ओरल है ना, ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड अपॉन द भरोसा। हाँ, एकदम भरोसे पे, एक दूसरे के विश्वास पे। हम आपके ऊपर बिलीव करते हैं, आप हम हमारे ऊपर बिलीव करते हैं कि हम भाई एक दूसरे के साथ गलत नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, इसलिए हम एक दूसरे के साथ ओरल एग्रीमेंट में आ गए, है कि नहीं है। कानून भी कहता है जिसमें खुश हो आपकी खुशी, हम खुश है कि नहीं। एक आता है रिटेन, ये कहते हैं चलो यार, वैसे भी अगर हम लोग रिटेन कर दे यही चीज, चलो एक दूसरे के साथ हम लोग धोखा वैसे भी करने वाले नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के साथ जब हम काम करते हैं ना, तो ये रिलेशनशिप बहुत लंबा जाता है, क्योंकि हम गलत काम करने से डरेंगे नहीं यार, हमारे पास हम झूठ बोलने से डरेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। गलती से कभी भूल भी गए तो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे या सामने वाला ही दिखाएगा, देख भाई हम हमारे बीच में ये बातें हुई थी, तो उससे क्या होता है, हमारा संबंध फिर से कंटिन्यू रह पाता है। स्टार का मतलब स्टम्प होना चाहिए। मतलब रिटन एग्रीमेंट अब तो बता रहा है ना पूरा डिटेल में, कल तो मैंने सिर्फ ये बताया था ना कि एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटन या ओरल, उस पर थोड़े ना हमने डिटेल में कुछ बात किया। अब इस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो रिटन एग्रीमेंट कहने का मतलब कि जितने भी कंडीशंस या जो भी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर या अमंग पार्टनर, उसको हमने क्या कर दिया, एक डॉक्यूमेंट्स पे लिख दिया। और उस पे क्या करते हैं, सारे पार्टनर जितने भी होते हैं, जितने लोगों ने आपस में बैठ के समझौता एग्रीमेंट किया है, उस पे क्या करते हैं, साइन कर देते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट कहने मतलब डॉक्यूमेंट्स या ये डॉक्यूमेंट ही कहिए, when partners writes their all conditions and rules on a पेपर। कहाँ पे कंडीशन या रूल्स के जगह पॉलिसी भी लिख लीजिए, बात तो वही हुआ, ऑन अ पेपर एंड ऑन। तो ये क्या बन जाता है हमारा, वो हमारा क्या बन जाता है, रिटेन। जब भी कोई पार्टनर क्या करता है, उस बिजनेस से रिलेटेड, उस पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सारे कंडीशंस एंड रूल्स जो भी उनको लगाना होता है, उसको क्या करता है भाई, एक जब पेपर पे लिखते हैं तो यहां पे क्या कर दिया, ऑन अ पेपर। मतलब हाँ, तो और क्या चाहिए, आप इसको स्ट्रांग बनाना है तो मैं बताऊंगा अभी सारा डिटेल, अभी रुकिए तो सही, लास्ट में आप क्वेश्चन रेज करिएगा, एक बार कंटिन्यू इसको कंप्लीट करने दीजिए। मैं शुरू से ही आपको लीगल नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए, क्योंकि फिर आप सोचिएगा इसको याद करना है, मैं समझा रहा हूं। तो ये चीज मैंने कल ही आपसे बात कर रखा था कि आपने क्या कर लिया, जो भी रूल्स रेगुलेशन कंडीशन है उसको क्या कर लिया आपने, एक पेपर पे उतार लिया, तो वो जो हो जाता है हमारा कौन सा हो गया, रिटेन एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो रिटेन एग्रीमेंट के अंदर यहां पे जो पेपर यूज किया जाता है ना, ये दो तरीके का होता है। लो, आपके पास हो सकता है ये स्टाम्प हो सकता है, या आपको सिंपल पेपर पर भी आप इसको आप यूज कर सकते हैं। सिंपल जो पेपर होता है ना, जैसे आपने कॉपी से उठाया, मैंने तो बोला था कि रोड पे गिरा हुआ है पेपर मिला, उसी पे आपने उस कंडीशन को लिखा, साइन किया, वो भी आपका बन जाएगा। ये भी कहीं नहीं कहा गया कि नहीं आप स्टाम्प पे ही अपना एग्रीमेंट करो, लेकिन स्टाम्प पे एग्रीमेंट इसलिए कहा जाता है करने को, ताकि आपका कानून आपके साथ रहे, मदद कर सके। जो कोर्ट से जो नहीं आता वो 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 500, 5,000, 10,000, वही ना बोल रहा है कि जितने का लीजिएगा, तो जितना ज्यादा वैल्यू का लीजिएगा ना, वो उतना स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट बनता है। तो इसीलिए जनरली जो एग्रीमेंट किया जाता है ना, वो किस पे किया जाता है, कोई भी चीज देखते हुईएगा तो स्टाम्प पेपर पे ही एग्रीमेंट ये किया जाता है। तो जानते हैं ये जो स्टाम्प या ये जो सिंपल या जो भी पेपर है आपको, यही पेपर जानते हैं क्या कहलाता है, यही पेपर जो होता है वो क्या कहलाता है आपको, पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं, जो आपको पढ़, होता है वो नहीं आता है। अभी तो बताया स्टाम्प या सिंपल,
कुछ भी। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम उसको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो इसलिए हमने स्टाम्प का यूज कर लिया। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? स्टाम्प पेपर को। क्योंकि स्टाम्प जब आप लाते हैं ना, तो आप ऐसा नहीं है कि स्टाम्प पेपर का रुपया देकर लेके चले आए। स्टाम्प पेपर लाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड वगैरह, अपना पर्पस वगैरह लिखना पड़ता है वहां पे, तभी आपको स्टाम्प पेपर मिलता है। ऐसा नहीं कि आप गए और स्टाम्प पेपर लेके चले आए। किस चीज का? वहां पे आपको जहां से लाते हैं वहां पे जैसे किसी अगर दुकान पे भी मिलता है, तो अगर कोई दुकान वाला 10 स्टाम्प पेपर कोर्ट से खरीद के ला रहा है, तो उस 10 का उसको डिटेल फिर सबमिट करना पड़ता है कोर्ट को। नहीं नहीं, स्टाम्प पेपर ही चाहे सिंपल पेपर, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ आप चाहते हैं कि स्टाम्प लाना, तो वो आपको छोड़ दीजिए, उसको वो आपको डिटेल देना ही पड़ेगा अपना, नहीं दीजिएगा तो आपको स्टाम्प नहीं मिलेगा। कि कल को उस स्टाम्प के अगेंस्ट में अगर कुछ बात होता है तो पता चलेगा ना ये स्टाम्प कौन ले गया था। हाँ। कहाँ करवाना होगा? रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना होगा? नहीं, वो रजिस्ट्रेशन क्यों? ये सारा आपको जो बेस्ट है आप कर सकती है। देखिए ना, मैंने क्या बोला था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, आपको जो ठीक लगे वो करो, मन करे करवाओ, नहीं मन करे मत करवाओ, बस। ठीक है ना? तो ये क्या बन गया आपको? पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड के बारे में आप अपने बुक में उठाकर देखिए, पूरा का पूरा पूरा डिटेल दिया हुआ है। पार्टनरशिप डीड में पूरा डिटेल दिया, और हमको याद करना पड़ता है कि सर पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, ठीक है? और फिर कहेगा कि आप गिव एनी 5 पॉइंट्स जिसको हम पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, बच्चे उसमें 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट रट के जाते हैं कि कल को यदि क्वेश्चन में आता है तो उसको लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी एक दूसरे टेक्निक से करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप डीड जब भी पढ़िएगा, जब भी पार्टनरशिप डीड के बारे में रहे, तो अपने दिमाग में 3 बातों को सेट करिए, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। कि पार्टनरशिप डीड आखिर होता क्या, ये तो पता चल गया। इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑन विच एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स अमॉन्ग्स पार्टनर्स, रिटन ऑलरेडी है इस पे, एंड साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। ये सारे पार्टनर्स जितने भी होते हैं वो सारे लोग क्या कर चुके हैं, इस पे सिग्नेचर ऑलरेडी इस पे कर चुके हैं। तो आखिर इसमें होता क्या क्या है? तो एक पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले डिटेल्स अबाउट पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स। क्या होता है इस पे? कि जो भी पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड डिटेल है। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड डिटेल क्या हो सकता है? पार्टनरशिप फर्म मतलब बिजनेस, नाम क्या है कि नहीं है? उस पार्टनरशिप फर्म का आप शुरुआत कब से कर रहे हैं, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, आप ये लिख सकते हैं कि वो क्या कौन सा बिजनेस करता है कि नहीं? यही सब चीज है ना, हो गया आपका डिटेल। उसके बाद कर रहे हैं पार्टनर का डिटेल, कौन कौन से पार्टनर है, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है कि नहीं है? किस पार्टनर, पता वगैरह, हो गया ये। तो एक ये, दूसरा कंडीशंस या आप एग्रीमेंट्स बिटवीन या अमॉन्ग पार्टनर्स। जो भी कंडीशन या एग्रीमेंट जो आप अपने आप से तय कर रहे हो, बस यही देखना है। कुछ भी तय कर लेना, जरूरी नहीं है कि आपको किताब से रट के जाना है। बस क्या हो, आपको बचाना है, इलीगल नहीं होना चाहिए। आपको क्या कर लेना है कि भाई इलीगल नहीं होना चाहिए। उस सारे कंडीशंस एंड एग्रीमेंट्स को जो भी आप लिखिएगा वो सारा कहां लिखिएगा? पार्टनरशिप डीड में। या नंबर 3 हो जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ऑपरेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर
ऑपरेटिंग पार्टनरशिप फॉर्म। उस पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए जो भी नियम कानून भी आप आपस में कर रहे हो, वो सारा का सारा नियम लिख दो इस डॉक्यूमेंट्स पे। इससे ज्यादा कुछ क्या लिख सकते हैं? वो तो पार्टनरशिप होने के बाद होगा, तो फिर इसको हम लोग read करते हैं क्या? किस चीज से? बहुत बड़ा चीज हो गया। अभी हम आपको बताएंगे, वो हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम चलेंगे चैप्टर नंबर 3 में, इसके बारे में बात करेंगे। आपको खैर इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूं, अगर आपका क्वेश्चन अगर दिमाग में आए तो। पार्टनरशिप के बारे में होता है कि जब डेथ होता है या मैं वही बता दे रहा हूं, एक सेकेंड में बता दे रहा हूं। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप में एक और चीज बताया था, आपको ध्यान होगा। आइडेंटिटी ऑफ पार्टनरशिप इज डिपेंड अपॉन द आइडेंटिटी ऑफ पार्टनर्स। मतलब ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है ये पार्टनर से अलग है। यहां पे कहने का मतलब कि पार्टनर के हर सुख दुख से किनका नाता है? पार्टनरशिप फॉर्म का। सीधी भाषा में अगर कहें, यानी कि पार्टनर के साथ यदि कुछ भी हो रहा है, पार्टनर्स के बीच में इवन कुछ भी हो रहा है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहां जाएगा? मैं आपको बताऊं आपको, तो जैसे पति पत्नी में वो सिंदूर वाला होता है ना रिलेशन, कि सिंदूर है तो भाई शादीशुदा, खत्म तो खत्म। वही रिश्ता होता है, समझिए कि यहां पार्टनर और पार्टनरशिप के बीच में रेशियो वाला काम करता है। ये जो रेशियो होता है ना, किसी भी कारण से रेशियो में बदलाव हुआ, समझो कि झगड़ा फसाद शुरू हो चुका है, उसको फिर से इस संबंध को बनाना है किसी भी कारण से। अब वो कारण क्या हो सकता है? या तो जानबूझ के, अब एबीसी पहले बराबर बराबर बांटते थे, या पहले 4-3-2 में बांटते थे, अब उन्होंने कहा कि नहीं अब बराबर बांटेंगे, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बदलाव हुआ ना रेशियो में, जानबूझ के किया ना, मतलब रिकंस्टिट्यूशन होगा। एक पार्टनर मर गया, बदलाव हुआ ना भाई, अब उसका हिस्सा ये लोग बाकी बचे पार्टनर लेंगे, बदलाव तो हुआ, मतलब वहां भी रिकंस्टिट्यूशन होगा। नया पार्टनर आ गया तो भी भाई रिकंस्टिट्यूशन होगा। तो इस तरीके से वो कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तभी फिर से पार्टनरशिप डीड। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है, पार्टनरशिप डीड करो, फाड़ के फेंक दो, इसके बाद ओरल पे रहो, क्या फर्क पड़ता है? फिर वही बता दिया, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द पार्टनर। कानून तो कहता है कि आप जिसमें खुश हो मैं खुश हूं, एक ही लैंग्वेज। मैंने यही तो बोला कि कानून को सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन रेज करो, पहले कानून देख लो, कानून क्या कहता है। कानून क्या कहता है? आप जिसमें खुश हो मैं उसमें एग्री हूं, तो फिर दिक्कत क्या है? समझ में आया? तो यहां पे क्या होता है, अब सोचिएगा, अब पार्टनरशिप डीड जो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लेके चलता है, और सबसे मैं बताऊं तो पेरेंटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब माँ बाप जैसे इंपॉर्टेंट है ना किसी के लाइफ के लिए, वैसे ही अगर पार्टनरशिप फॉर्म के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो कौन सा है? हमारा पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड होता क्या, ये तो आप अब लिख दीजिएगा, बना लीजिएगा नोट्स। पार्टनरशिप डीड में पहले आप क्या करिएगा, उन सब चीजों को बाद में आप लिख लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन ये 3 पॉइंट आप अपने नोट डाउन में, अपने नोट्स में नोट डाउन जरूर करिएगा। इससे क्या होगा, अब क्या होगा, डिटेल अबाउट द पार्टनरशिप क्या याद करना पड़ेगा, पार्टनरशिप का डिटेल क्या हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म का डिटेल क्या हो सकता है, याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद कंडीशन या एग्रीमेंट क्या हो सकता है, ये हो गया ना। तो आप सोचिएगा, छोड़िए बाकी चीजों को, आप अपने दोस्त के साथ एक बिजनेस को आप शुरू करने जा रहे हैं, तो उस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो आप अपने दोस्त के साथ किन किन कंडीशंस को लगा सकते हैं, किन किन बातों पर समझौते कर सकते हैं, उन चीज को लिख लीजिए कि भाई हम लोग आपस में इतना प्रॉफिट बांटेंगे, भाई सुन तुझे इतना सैलरी मिलेगा, हमें इतना सैलरी मिलेगा, या तुझे सैलरी मिलेगा मुझे नहीं मिलेगा। इन सब चीजों से रिलेटेड बात हम कर लेंगे, है कि नहीं? तो ये सारा का सारा चीज हम बिजनेस कैसे, अब रूल रेगुलेशन, यानी हम अपने बिजनेस को कैसे कैरी करेंगे, कैसे आगे मतलब बढ़ाएंगे, कैसे बिजनेस को चलाएंगे, तो उसके बारे में जो भी हम कंडीशंस लिख देंगे वो सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अब इसको पढ़िएगा बुक में, तो अब जितना पॉइंट्स होगा ना बुक्स में, अब सिर्फ एक बार, मैंने क्या बोला, मैंने आपको मेन पॉइंट समझा दिया, की पॉइंट्स दे दिया, अब सिर्फ एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जो एक पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे हमारा पार्टनरशिप फॉर्म आगे चल सकता है। तो अब आपको जिंदगी में याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर बात आता है क्या यहां पे, अब सोचिएगा, ये पार्टनरशिप डीड के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब पार्टनरशिप डीड अवेलेबल हो भी सकता है और अवेलेबल नॉट अवेलेबल। तो अगर अवेलेबल है, अगर हमारा पार्टनरशिप
तो भाई हम बिजनेस जो भी करेंगे, बिजनेस में कोई भी काम करेंगे, वो कैसे करेंगे? एज पर पार्टनरशिप डीड। मतलब जो डीड में हमने लिख रखा है कि कानून ही कहता है कि आप अपनी मर्जी से करो जो भी करना है, तो जो भी पार्टनरशिप डीड में हमने लिख रखा है ऐसे करेंगे। लेकिन मान के चलिए अगर हमारे पास डीड अवेलेबल नहीं है, तो फिर वहां पे क्या करेंगे? या डीड अवेलेबल है लेकिन कोई चीज गलती से हमारे बीच में आपसी समझौता नहीं हो पाया था, लाइक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही गलती से छूट गया था, या हमने जानबूझ के छोड़ दिया था, टेंशन मतलब बराबर बराबर बांटेंगे, क्यों लिखना इसको? चल टेंशन मतलब सैलरी कोई नहीं लेगा, ना तू लेगा ना मैं लूंगा। ऐसे कुछ कंडीशंस हमने छोड़ दिए जानबूझ के, या गलती से छूट गया, तो फिर उस केस में क्या होगा? मतलब या तो पूरा का पूरा पार्टनरशिप डीड ही अवेलेबल नहीं हो, या अवेलेबल है भी तो कुछ ही खास कंडीशंस के लिए हमारे पास हमने उस चीजों को पार्टनरशिप डीड में नोट डाउन नहीं किया, तो फिर वहां पे हम क्या करेंगे? वहां तो फिर कंफ्लिक्ट होगा। अब सही बात है, इंसान है तो जरूरी थोड़े ना है भविष्य में कौन से कंडीशंस आएंगे, वो कौन सा पॉइंट आएगा जिसपे हमारा झगड़ा हो सकता है पार्टनर्स के साथ, उसके बारे में हमें थोड़े ना अंदाजा है। पार्टनरशिप में जब हम आते हैं रूम में रहने यहाँ पे, तो जो सबसे गहरे दोस्त होते हैं ना, सबसे बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं, वही लोग आते हैं कि चल साथ में रूम में रहा जाएगा मोतिहारी में। एक महीना में समझिए कि भारत पाकिस्तान वाला हाल हो जाता है। हाँ होता है ना, हकीकत में हमने जो सोच के आया था क्या जरूरी है वैसा ही चलेगा यहाँ का कंडीशन, एकदम से उल्टा हो जाता है। तो वही होगा पार्टनरशिप में भी। तो वहां पे पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जहां पे जिस पॉइंट पे चाहे पूरा का पूरा पार्टनरशिप डीड अवेलेबल ना हो, या पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है भी तो आपके पास कोई एक कंडीशन अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस आपको कैसे चलना पड़ेगा? एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आएंगे कि इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस, कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे कि उनके साथ कैसे डील किया जाएगा। तो देखिए पूरा का पूरा पार्टनरशिप एक बड़ा एक्ट है, तो पूरा एक्ट तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हो, ना कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़िएगा, चाहे बीबीए में जाइए, बीकॉम में जाइए, चाहे सीए में जाइए, सीएस में, सीए में, कहीं भी जाइएगा, तो आपको वहां पे ये पढ़ना पड़ेगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, है कि नहीं? लेकिन यहां पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको दे रखा है कि जो आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है ताकि वो कभी आप अकाउंटिंग करें और आपके पास वो कंडीशन अवेलेबल ना हो, तो पार्टनरशिप एक्ट को कैसे आप यूज करोगे। तो कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जिसके बारे में आपके पास दे रखा है। अब वो कंडीशंस क्या क्या है, तो कौन कौन सा कंडीशन दे रखा है? अच्छा पीछे तो सब समझ में आया ना आप लोगों को, क्लियर ना? अच्छा, did not available। अब इफ डिड नॉट अवेलेबल कहने का मतलब कि या तो पूरा का पूरा पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाया हमने, ओरल एग्रीमेंट कर रखा था, अब झगड़ा हो है कि नहीं, या हमने सहारा लेना किसी भी कारण से, हमने कानून का सहारा लेना चाहिए। तो जैसे डिड अवेलेबल नहीं होता है तो एज पर पार्टनरशिप, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिन पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में और जिन पे हम इवन प्रैक्टिस करेंगे, इस पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अब धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओरल में तो पार्टनरशिप डीड होगा नहीं, तो मान लिया अगर फ्यूचर में जाके कॉन्फ्लिक्ट होता है पार्टनर में, तो चलेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। वही तो कह रहा हूं, इफ डिड नॉट अवेलेबल तो फिर कहां जाए? मैं कल से तो यही समझा रहा हूं आपको कि अगर आपके पास क्या है, डिड अवेलेबल नहीं है, रिटन एग्रीमेंट अवेलेबल नहीं है, आपने ओरल किया लेकिन आपने क्या कर लिया, भाई ओरल है तो आपके पास प्रूफ ही नहीं है, तो कल को किसका हेल्प लीजिएगा? प्रूफ कहां से आएगा? तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है, तब मैं बताऊं। धूप नहीं आ रहा ना वहां पे, समझ में नहीं आएगा, हटा दीजिए। जादू बने हुए हैं तो जादू को तो धूप चाहिए ना भाई, है कि नहीं? इसलिए तो देखिए समझ में आया।
तो जहां भी आपको अपना एग्रीमेंट काम नहीं करेगा वहां पे कौन सा काम करेगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 हो गया। अब पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, किस मैटर में क्या कहता है? तो पार्टनरशिप बात करता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। प्रॉफिट शेयरिंग कि अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई जिक्र ना हो पार्टनरशिप डीड में, या पार्टनरशिप डीड ही ना हो, उसके बाद रेमंडेशन टू, सुनिएगा लो, पार्टनर्स। अगर पार्टनर के रेमंडेशन के बारे में बात ना हो, रेमंडेशन कहने का मतलब क्या होता है? लाइक हो गया आपको सैलरी मिलता है बाबू, वेजेज कम का लेबर का काम करेगा, पार्टनर है भाई को थोड़ा तो वैल्यू दो, मतलब मजदूरी हो गया, तो या तो सैलरी हो गया, नहीं तो उसको क्या हो सकता है? कमीशन हो सकता है। मतलब पार्टनर को हम कोई अगर मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हैं तो उसके बारे में, ठीक है ना। अगर उसके बारे में कोई चर्चा ना हो, उसके बाद हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा छोड़िए, कैपिटल कहने का मतलब यहां पे क्या हो गया? पार्टनर्स कैपिटल। कि अगर कि भाई पार्टनर ने जो कैपिटल लगाया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पढ़े होंगे ना आप लोग क्लास 11 में, तो यहाँ भी भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता होगा। यदि जो पार्टनर ने कैपिटल लगाया है और उस कैपिटल के बारे में कुछ ना दिया हो कि इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, तो उस केस में क्या होगा? फिर उसके बाद हो सकता है कि भाई पार्टनर अगर कैपिटल लगा रहा है वहां पे इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो पार्टनर अगर कुछ निकाल रहा है तो उस पर भी इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनरशिप देंगे। हाँ तो भाई कितना लिया जाएगा अगर हम दे रहे हैं? वैसे आपका बहस नहीं चल रहा है, बैठिए कोई बात, ठीक है ना। तो दूसरा क्या हो गया हमारा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स हो गया। इसके बाद क्या हो जाता है? इंटरेस्ट ऑन ये क्या मतलब हाँ, बैठ। प्रॉफिट पार्ट होगा ना? रुक जाइए बाबू, बताइए ना, इससे पहले कभी पार्टनरशिप पढ़ी हो क्या? ईमानदारी से बता, कहीं ना कहीं वीडियो देखी हो तो मत पूछो क्वेश्चन, क्योंकि तुम जो पूछ रही हो ना बीच का सारा कॉन्सेप्ट गायब करके पूछ रही हो, जो अभी कहीं से लेना देना नहीं है। तो दो, वही चीज मैं बोल रहा हूं, आपने जो 2 पॉइंट्स पढ़ा वो पीएल पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे चले गए, और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएल अकाउंट को बनाने के बाद बनाया जाता है, उससे जो बाकी प्रॉफिट या लॉस आता है उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन बनाता है। तो एक तो है कि भाई हम क्या करेंगे कि भाई मैं आपको क्या करूं, डायरेक्ट मैं कॉन्सेप्ट पे ले जाकर रटवा दूं, और मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं आपको पॉइंट वाइज लेके चल रहा हूं ताकि आपके लिए, तो कहां से ला रहे हो? तो ऐसे अपना मतलब concept वही चीज मैंने बोल दिया, इसलिए तो मैंने पूछ लिया, शक हो गया भाई कहीं ना कहीं पढ़े हो एकदम। अब सच में बदल गया वो शक, ठीक है। देखिए लो, तो इसमें क्या होगा? तो अगर पार्टनरशिप डीड में फॉर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी ना हो, तो पार्टनर्स के बीच हमेशा इक्वल रेशियो में बटेगा। अब बताऊंगा इक्वल कैसे होता है। जितना पार्टनर होगा ना सबके सामने एक लगा देना है। जैसे अगर 2 पार्टनर हैं तो एक एक, 3 पार्टनर हो गया तो इसके सामने भी एक और पार्टनर आ गया इसके सामने भी एक। ये बता दूंगा अब रेशियो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बात करेंगे लोग। और हाँ, एक और चीज, इक्वल नॉट हाफ हाफ, आधा आधा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन में आएगा लेकिन फंसना नहीं है, इक्वल, क्योंकि आधा आधा 2 में होता है, 3 हो गया तो आधा आधा करिएगा क्या? हो गया। इसलिए बराबर कभी भी ऑप्शन में आए इक्वल एंड हाफ, तो भाई हाफ में मत करिएगा, इक्वल। ओके ना। इक्वल कहने का मतलब पता है, रेशियो में कन्वर्ट, जैसे ये हो गया ना तो 1/4 1/4 1/4 1/4। अगर सिर्फ 2 पार्टनर होते ए एंड बी तो 1 1, यानी 1 1 2 हो गया तो 1/2 1/2। 3 पार्टनर होते तो 1/3 1/3 1/3।
तो खैर इसके पे पूरा का पूरा रेशियो हम लोग पढ़ेंगे, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया। इक्वल कहने का मतलब क्या है ये समझाया कि इक्वल मतलब इक्वल, ना कि हाफ, ठीक है। फिर अगर रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स के बारे में कुछ ना दिया हो कि भाई पार्टनर को, किस पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा, किसको कितना कमीशन मिलेगा, कल को एक पार्टनर बोले हम बहुत मेहनत किए हैं, इस बार हमको एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए, तो दूसरा पार्टनर क्या बोलेगा कि भाई इसके बारे में तो हमारी बात नहीं हुई थी, और मेहनत की हो तो किसके लिए की हो, पार्टनरशिप के लिए तो की हो, बिजनेस किसका है, अपना ही तो है, अपनों को कहीं भाई दिया जाता है, क्या बात कर पहले, फिर तो अपना किया है कि नहीं। भाई से कोई काम करो, भाई बोले चलो अब दे दो कुछ, तो फिर भाई क्या आएगा। इसलिए यहां पे अगर कुछ ना दिया जाए पार्टनरशिप डीड में अबाउट सैलरी या कमीशन ऑफ पार्टनर के बारे में, तो सीधे कर दीजिए इसको, क्या करें इसको, नहीं मिलेगा, नॉट गिल्टी, सिर्फ नॉट समझ, मतलब इसको कुछ भी नहीं, कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, वो चाहे कुछ भी कर ले। हाँ, अगर वो मांग रहे, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन में वैसा आएगा कि पार्टनरशिप डीड इज, या पार्टनरशिप, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एब्सेंस मतलब उपस्थिति नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं है, और 3 पार्टनर है ए बी सी, सी कह रहा है कि हमने मेहनत किया है, हमको सैलरी चाहिए। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, तो आपसे पूछा जाएगा क्या सी ने जो डिमांड किया है क्या सही डिमांड किया है, तो आप कहिएगा नहीं, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, थोड़ा देर विश्रामालय में रहिए, थोड़ा चल रहा है भाई, क्लास चल रहा है, बस बस ज्यादा मत करिए, वो धूप का इस पे परछाई है, थोड़ा और अंदर खींचिए, थोड़ा सा और, बस। तो क्या हो गया भाई, तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा क्या वो सी सही डिमांड कर रहा है, तो कहिएगा नहीं, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ नथिंग स्पेसिफाइड अबाउट द सैलरी ऑफ पार्टनर देन नो सैलरी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर, क्लियर। लेकिन सी मांगा और ए भी बोला नहीं यार सही कह रहा है, बहुत मेहनत की, जाने दो सैलरी दे दो, तो क्या ए और बी सही कर रहे हैं, बिल्कुल, फिर वही बात, सारा कहानी बता रहे हैं, फिर वही शिकारी आएगा अपना जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुनना नहीं, मतलब वही सब समझा दे रहा हूं। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि भाई अगर आप लोग खुश हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सी मांग रहा है, किससे मांगेगा, ए और बी से, और ए और बी देने के लिए एग्री है, मैंने ए और बी बोला, हाँ दोनों बोला था, और नहीं ए ही बोला, सिर्फ ए बोला हाँ हम एग्री है, बी बोला हम एग्री नहीं है, तो बी मत दे, ए अकेला देगा, अपने फंड से दे देगा, तो फिर कौन, हाँ तो नहीं देगा तो फिर पार्टनरशिप एक्ट का रूल अप्लाई होगा, नहीं देंगे, हाँ हाँ, क्योंकि प्रॉफिट उसके बाद रेशियो में बटेगा, मान के चलिए इनका रेशियो है 4-3-2 का, मतलब 4-3-7-2 9 का, 9 रुपया फायदा हुआ, तो इनको कितना मिलेगा 4, इनको मिला 2 और इनको मिला 3 और 2, लेकिन सी ने बोला हमको कितना चाहिए, हमको सैलरी चाहिए, सैलरी कितना रुपया चाहिए, 3 रुपये चाहिए, तो सी तो 3 रुपया पहले ही ले लिया, कितना बचा, अब 6 को बांटिएगा ना 6 को 3 में, तो सी तो 3 रुपया ऑलरेडी बेनिफिट हो गया, इनका प्रॉफिट कम नहीं होगा, बताएंगे जब चलेंगे उस पर तो सब चलेगा, अब हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो समझ में आया कि यदि आपका रेम्युनरेशन अगर नहीं दे, उसके बारे में कोई एग्रीमेंट में तय ना हो, तो उनको कुछ भी पे नहीं करेंगे। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, बताओ यार, पापा से हम पैसा मांगे कि पापा जी मुझे वहां पे मोतिहारी में बिजनेस करना है और पैसे लग रहे हैं, पापा जी बोले ले जा 10 रुपये दे देना इंटरेस्ट, नहीं इंटरेस्ट दे देना 10% का सालाना, अच्छा सही करेंगे वो, हम क्या बोलेंगे पापा जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, यही कहेंगे ना, मतलब बाप को ही देगा भाई, बेटा को अगर पैसे देता है, अपने घर में आप किसी से पैसे लेते हो, इंटरेस्ट से लेते हो क्या, इंटरेस्ट पे, वहां तो 2 दिन के लिए लिया जाता है, 2 साल बीत जाता है, पता ही नहीं चलता वो कब भूल गए हम कब भूल गए, होता ही नहीं होता, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। तो यहां पे हो गया कि भाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, भाई तू ही मालिक है और तू ही इंटरेस्ट मांग रहा है, हाँ पहले से अगर तय होता तो हम तुमको देंगे, कानून क्या कहेगा, ये कब, ये मैं रूल कब का बता रहा हूं, जब पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं हो, जब पार्टनरशिप डीड अवेलेबल हो तो उसी के अकॉर्डिंग चलना है,
लेकिन नहीं होगा तो भैया इनको भी कुछ भी क्या नहीं देंगे। लेकिन हाँ पहले ही तय हो गया, सुनो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तब उसको देंगे एज पर पार्टनरशिप। हाँ प्रॉफिट का पार्ट होगा या फिर मतलब अभी तो एग्जाम्पल दिया, अच्छा भूल जाते हो। हाल फिलहाल में गजनी फिल्म सब नहीं ना देखे हो, इफेक्ट आ जाता है मूवी का। मूवी देखते ही नहीं है। चलो बहुत बड़े बधाई हो। हाँ बताइए पार्टनर कैपिटल का ये जो इंटरेस्ट है तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया। क्या। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा डिटेल में समझाएंगे। अभी आप समझिएगा ना तो दूसरा क्लास वाला गाली दे रहा है, समझ रहे हैं ना। आपकी गलती का भुगतान कौन करेगा, वो सब बेचारा हर जाना भरेगा। क्योंकि गलती आप लोग किए हो 15 मिनट लेट आके। और समझिए कि इस कॉन्सेप्ट को मैं मतलब आपका पूरा का टीम है ना ये, हाँ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टीम। तो आप नहीं तो आप लोग ऐसा भाई आप लोग करिए। मैंने इसी के पहले संगठन नहीं शायद ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों में अभी नहीं पढ़ा है भाई, होता ना भाई ग्रुप गोल हमें अचीव करना है। तो ग्रुप का मतलब क्या होगा, जिनका सबका ऑब्जेक्टिव एक है, तो साथ चलना पड़ेगा ना सबको। इसके लिए तो मैनेजमेंट होना चाहिए। तो मैनेजमेंट तो हूं ना मैं, तो क्या करूं मारूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, तो यदि नहीं है कुछ तो उसको भी हम नहीं देंगे। नेक्स्ट है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग। तो भाई जब आपके बारे में कुछ नहीं था तो आप कुछ दे नहीं सकते तो कुछ ले सकते हैं क्या, होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग भी इसको भी कर दीजिए नोट। लेकिन यहां पे ग्रीन सिग्नल जल जाता है। आगे कब जलेगा, मानिए पार्टनर ने लोन दिया। लोन कब देगा, जब भाई पैसे की कमी है पार्टनरशिप फॉर्म में। तो मानिए हम बाहर से लोन लेंगे, हम बाहर से कहीं से पैसे लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो पार्टनर बोला सुनिए ना एक काम करते हैं हम ही दे देते हैं, लेकिन कैपिटल नहीं दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं हमको, टाइम पे आप लोग क्या करिएगा दे दीजिएगा फिर से। तो वो लोन देगा। अब वो अपनापन में भाई उसने नहीं कहा कुछ कि भाई हम इतना इंटरेस्ट लेंगे, तो आपका क्या फर्ज बनता है। वो मूर्ख थोड़े ना है कि आपको अपना मॉनेटरी मतलब पैसा निकाल के आपको दे रहे हैं। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म का ये फर्ज बनता है कि अगर कुछ भी ना भी दिया जाए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है कि उसने बात कर लिया 12%, 20% या 8%, तो एज पर पार्टनरशिप डीड चलेंगे। लेकिन पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे कितना होगा 6% पर एनम। पर एनम मतलब सालाना, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो हर साल 6%। हाँ कुछ नहीं। नहीं, अगर वो लोन दिया है ठीक है। लेकिन एक चीज मैंने क्या बोला, इस पे दबाव दिया है, पार्टनर्स लोन। कहीं कहीं लिखा रहेगा पार्टनर्स वाइफ लोन, पार्टनर वाइफ लोन ऐसा दिया रहेगा। मतलब जो पार्टनर है उनकी बीवी ला के लोन पे पैसा दी है, तो उनके ऊपर ये 6% वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। उनको फिक्स करके जाना पड़ेगा कि उनको इंटरेस्ट कितना चाहिए। नहीं करती है तो घर जाइए आराम से, आपका अपनापन भाभी है भाई आप सबकी, और क्या। इतना भी सपोर्ट नहीं कीजिएगा, ज्यादा बिजनेस करना है तो भाई क्या करना है आपको, आप तो अपने हैं क्या भाभी इतना ही मदद नहीं करोगी, वाली कहानी है। समझ में आया ना। पार्टनर फादर्स लोन, पार्टनर के पापा दे दिए, भाई आप फिक्स करके जाइए, आप पार्टनर नहीं है, आप घर के होंगे, ये बिजनेस है हमारा। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेस और घर आपका दोनों सेपरेट है, वो अलग अलग है, आप इसको मिक्स नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ना। तो एज पर उसको भी अलग अलग बता। वो ऑनर को इसलिए अलग बताता है क्योंकि ऑनर सबसे करीब आदमी होता है। तो जब ऑनर को अलग बता रहे हैं तो ऑनर के पापा किस खेत के मूल्य हैं। मतलब जब ऑनर ही अलग हो गए तो मतलब कहने का मतलब कि भाई हम प्रधानमंत्री का हम सम्मान नहीं करेंगे तो उसको बॉडीगार्ड का क्या सम्मान करेंगे। उम्मीद लगा रखा है बॉडीगार्ड की, नहीं कम से कम हमको तो पूछेगा ही, मूर्खता ही ना है कि नहीं है। इसलिए ध्यान देना है इन सब चीजों को। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, ये जो अकाउंटिंग है ये पूरा का पूरा आपको जो 11 से पढ़ाया गया ना वो पूरा एक दूसरे से अटैच्ड है। क्या होता है कि जैसे मैं आपको याद दिला दिया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, लोग याद नहीं दिलाता है तो वही बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इतना समझ में आया आपको पक्का। तो आज के लिए रहने देते इतना ही, मैं आपको दे दे रहा हूँ ग्रुप में ही दे दे रहा हूँ, क्यों आप लोग परेशान होइएगा। कौन ग्रुप में ऐड नहीं है, आप नहीं है, एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए प्लीज।
एक ही तो नंबर है भाई, रिचार्ज कराने का कहाँ ज्यादा पैसा। 9211035951। बाकी जो नंबर है वो पार्टनर लोग के नंबर है। आप भी ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, आपके पास चला जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? आप पक्का समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? इस पे हम करेंगे प्रैक्टिस पूरा का पूरा, डोंट वरी।